नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात। 6 से 7 दिल्ली में 48,000 झुग्गियों के हटाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से इन झुग्गियों को हटा दिया जाए। यह भी आदेश दिया है कि इस पर कोई भी अदालत स्टे नहीं देगी, यानी अब इन 48,000 झुग्गियों के लिए अदालत का रास्ता नहीं बचा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने यह आदेश पारित किया है। 3 महीने के भीतर 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा। अगर आप एक झुग्गी में 3 लोगों के औसत से भी देखें तो करीब 1.5 लाख गरीब लोग विस्थापित किए जाएंगे दिल्ली में। ये सारी झुग्गियां दिल्ली में 140 किलोमीटर रेल पटरियों के आसपास बसी हुई हैं। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गियों का अतिक्रमण हुआ है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ अतिक्रमण बहुत सघन है, ज़्यादा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में इन झुग्गियों के हटाने के आदेश दिए थे। रेलवे का कहना है कि राजनीतिक दखलंदाजी के कारण इन्हें नहीं हटाया जा सका। रेलवे के सुरक्षा जोन में अतिक्रमण होना चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविश रंजन ने रेलवे के अधिकारी से बात की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको अभी तो मुझे कल बताया है किसी ने, तो उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो झुग्गियां या जिस तरह से लोग बसे हुए हैं ट्रैक के किनारे, किस तरह की परेशानी ट्रेन ऑपरेशंस में आती है? देखिए, इसकी निटी-ग्रिटी में जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो अनसेफ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जो भी ज़रूरत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसका अध्ययन करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया था कि दिल्ली में 1728 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उन पर मात्र 0.5% रजिस्ट्री फीस लगेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश दिया गया था कि ऐसी कॉलोनियों का सर्वे करें जो जनवरी 2015 तक अस्तित्व में आई थीं। कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी थी जिसके तहत 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1728 बस्तियों को नियमित किया जाना था और 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचने का दावा किया गया था। अब आप देखिए कि तब शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने अपने कार्यालय में लाभार्थियों को बुलाकर प्रमाण पत्र दिए थे। उम्मीद है यह प्रक्रिया अब भी चल रही होगी, लेकिन ताज़ा स्थिति क्या है, कितने लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए, एक ही सरकार है, चुनाव आना है दिल्ली चुनाव का 19 में, तो सरकार का कैबिनेट प्रस्ताव पास करता है कि 1728 बस्तियों को नियमित करेंगे जो अवैध रूप से बसाई गई। अब उसी सरकार का एक मंत्रालय है जिसका हिंदी में नाम है रेलवे, अंग्रेजी में भी है रेलवे। मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में दलील दी जा रही है कि 2018 में एनजीटी ने आदेश दिया था, मगर राजनीतिक दखलंदाजी से इन झुग्गियों को हटाया नहीं गया। ये राजनीतिक दखलंदाजी कौन कर रहा था, जवाब से स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको यह भी बताने की जरूरत है, अब दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं। एक ही सरकार का शहरी विकास मंत्रालय 1 साल पहले कह रहा था दिल्ली में अवैध झुग्गियों को नियमित किया जाएगा, 40 लाख लोगों को घर मिलेगा। उसी सरकार का रेल मंत्रालय कोर्ट में कह रहा है कि राजनीतिक दखलंदाजी से 48,000 झुग्गियों को नहीं हटाया जा सका, अब हटाने के आदेश दीजिए। करीब 1.5 से 2.5 लाख की आबादी इस फैसले के कारण अगले 3 महीनों में प्रभावित होने जा रही है और उनके घर ध्वस्त होने जा रहे हैं इसी दिल्ली में। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास में 48,000 झुग्गियां 60 जगहों पर हैं। अब ये आप देखिए कि मैं इस वक्त कीर्ति नगर में मौजूद हूँ। ये जो जिस ज़मीन पर ये सारी झुग्गियां आप देख रहे हैं बनी हुई हैं, ये सारी रेलवे की ज़मीन है। ये सारी रेलवे की ज़मीन है।
तो यहाँ सब लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ, सबका वोटर कार्ड वार्ड बना हुआ है? सबका बना हुआ है। बिजली का बिल भी आप देखिए कि बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। सबका मीटर उटर सब बिल उल सब आता है। सारा बिल आता है? सब बिल उल सब कुछ आता है, हर चीज़ आता है। ये तो रेलवे ट्रैक और रेलवे की जमीन पर बसा हुआ है घर आपका है? हाँ, तो कोई यहाँ पर हटाने के लिए आपको आया था? अभी तो नया एक बार 2009 में आया था तो तोड़ दिए मेट्रो वाला। हाँ। तो हटाया गया फिर आपको? हाँ, फिर इधर आकर फिर आ गए इधर आप लोग? हाँ, हम तो हमारा जुग्गी नहीं, हम तो भाड़ा पर रहते हैं। भाड़े पर रहते हैं? कितना भाड़ा देती है? 2000 2000 रुपए? तो बिल अलग से। बिजली का बिल अलग से? अब आप देखो ये झुग्गी है और इसके ठीक बगल में ये आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है और इसी रेलवे ट्रैक पर ये आप देखिए कि ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन का इंजन आ रहा है। इस रेलवे ट्रैक पर ऐसे तमाम सारे हादसे भी होते रहते हैं। 4 लोगों की हर दिन मौत होती है। यहाँ तो हादसे भी होते होंगे? हाँ, हादसे तो 2-3 बार हो रखे हैं। हो रखे, मौत हो रखी है। मौत हो चुकी है? हाँ, औरत की यहीं पे मौत हुई थी, यहीं पे बगल में वो आ रही थी चौथी पटरी पे। अच्छा, तो इनको हटाना भी, इन झुग्गियों को, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा दिल्ली के अंदर बनेगा, क्योंकि 48,000 झुग्गियों में लाखों लोग रहते हैं और वो अलग अलग पार्टियों के वोटर हैं। तो ऐसे में अकेले रेलवे की बस की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हटा पाए। इसके लिए ज़रूर नगर निगम, पुलिस, आरपीएफ, सारी एजेंसियां जब तक मिलकर इनको हटाने और इनके पुनर्वास की कोशिशें नहीं करेंगी, तब तक ये बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के सामने। दिल्ली से मोहम्मद कायफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब देखिए मध्य प्रदेश से एक और खबर है। आदिवासी बहुल मंडला और बालाघाट में सरकारी राशन में जो चावल बटे वो भेड़ बकरियों के खाने लायक हैं। अनुराग द्वारी की इस खबर का असर यह हुआ है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। यानी देश की बात वहां देखी जा रही है, अच्छी बात है। जो अनाज दिए जा रहे हैं, भले उनसे जनता खुश है और ये बात सच भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी पौष्टिकता क्या है, ये देखने का काम बताइए कौन कर सकता है? ये सिर्फ अनुराग द्वारी कर सकता है। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। 1 सितंबर मंगलवार एनडीटीवी ने खबर दिखाई कि कैसे मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रही है चावल, भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये बात केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कही। जिस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास थी, खबर चलने के अगले दिन राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। बालाघाट मंडला जिलों के चावल की गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेवार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। वहीं बालाघाट के जिला प्रबंधक आर.के. सोनी को निलंबित कर दिया गया। संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। मैंने फैसला किया कि इसकी ईओडब्ल्यू ठीक से जांच करें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह है कि उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली। ये हमारी सरकार तो कटिबद्ध है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार, अनुराग द्वारी जी जैसे पत्रकार जब कोई बात उठाते हैं तो उस पर कॉन्ग्लिजेंस हम लेते ही हैं। सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। 3 लोग सस्पेंड हुए हैं, और वो लोग भी सस्पेंड हुए हैं जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की जिन पर जिम्मेदारी थी। तो हमारी सरकार तो इस तरह की किसी भी गतिविधि को ना बर्दाश्त करती है, ना करेगी, और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति आगे ना हो। दरअसल इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गए, 31 डिपो से और 1 राशन की दुकान से। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया कि सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे, बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में थे, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त है। इस मामले में तो सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन कटनी जैसे जिलों में अभी भी PDS के माध्यम से गरीबों को दिए जाने वाला चावल खराब करने के लिए सिस्टम का खेल खुला चल रहा है।
कटनी के मजगामा स्थित स्टोरेज कैंप में 5 लाख मीट्रिक टन धान बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। इस धान को राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग करेंगे, फिर पीडीएस के माध्यम से गरीबों को वितरित किया जाएगा। शासन के नियम के मुताबिक अधिकतम 3 महीने तक ही धान रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 से 8 महीने तक धान रखा गया। उठाव और बारदाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की थी। धान भंडारण की सुरक्षा और जिम्मेदारी मार्कफेड विपणन संघ की। इस झोल में उलझाकर सड़े अनाज को शराब कंपनियों को बेचा जाता है या गरीबों की थाल में परोसा जाता है। अब इसका क्या करें? सिवनी में जो चावल बटे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी कि गेंद का गोला बनाकर खेल लें। ये अच्छी बात है कि सरकार ने कार्रवाई की, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट तलब की, लेकिन बेहतर ये होता कि इन आदिवासी बहुल इलाकों में जनता को जानवरों के खाने लायक चारा परोसा ही ना जाए, उनके नाम पर वाहवाही बटोरी ही ना जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो अनुराग द्वारी और उनके सहयोगियों को बधाई। मंत्री ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि अनुराग द्वारी अभी और दूसरे मसलों पर नज़र रखे हुए हैं। महीनों से वो रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह की अव्यवस्थाओं की, मगर नज़र नहीं जाती है। लेकिन जब आदिवासी इलाकों में इस तरह से जानवरों के खाने के लायक जो अनाज नहीं है वो इंसानों को दिए जा रहे हैं, अगर ज़मीन से ये रिपोर्ट ना होती तो कैसे पता चलता? पीएमओ को भी कैसे पता चलता? इसका मतलब पीएमओ के लोग जो हैं अब सही चैनल देख रहे हैं, तो अब उन्हें सही स्थिति का अंदाज़ा होने लगेगा। ठीक, मुझे देखा करें, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा और देश का भला भी होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1043 लोगों की मौत हुई है। उसके पहले के 24 घंटे में भी 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 67,376 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,877 नए मामले आए हैं, जो रिकॉर्ड है। इस तरह कुल केस की संख्या 38,53,406 से अधिक हो जाती है। दिल्ली में भी रोजाना 2,500 मामले आने लगे हैं। इसका असर अस्पतालों पर पड़ने लगा है। आईसीयू बेड की फिर से दिक्कत होने लगी है, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में। दिल्ली में अब तक 4,481 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मदर की तबीयत बहुत टाइम से खराब थी, उनको ऑन ऑफ फीवर हो रहा था, तो हमने 24 तारीख को उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हमने 28 को जब दोबारा टेस्ट लिया तो वो पॉजिटिव आया। 28 को हम पूरे दिन हमने सोचा कि हम उनको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। आज वहाँ पर हमने कॉल करा, गंगाराम में कॉल करा, मैक्स हॉस्पिटल में कॉल करा, मैक्स जो भी साकेत में है, और अपोलो में कॉल करा, और हमें बिल्कुल भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे। वी वांटेड सिंगल बेड। तो सबसे ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस हमारे साकेत में रहा, क्योंकि वो हर बार कॉल करके हमें ये आशा दिलाते रहे कि बेड अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द नाइट कहीं पे भी हमें कोई सिंगल बेड नहीं मिला। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ अभी भी बेड की शॉर्टेज है। अगर आप सिंगल बेड चाहते हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें और अपने बड़ों का ध्यान रखें, सारी प्रिकॉशन लें, बिकॉज वी हैव टू लिव विद दिस। दक्षिणी दिल्ली की 29 साल की इस लड़की की मां टाइफाइड और निमोनिया से पीड़ित थी और इसी दौरान उनको कोरोना होने से हालत बिगड़ गई। 3 दिन तक दिल्ली के 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कोशिश करती रही, लेकिन आईसीयू में जगह नहीं मिली। अंत में एक चौथे निजी अस्पताल के आईसीयू में बेड मिल सका। इस समय दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में न आईसीयू बेड खाली हैं और न ही वेंटिलेटर बचे हुए हैं। मैक्स पटपड़गंज, फोर्टिस शालीमार बाग, अपोलो हॉस्पिटल, बीएल कपूर हॉस्पिटल और वेंकटेश्वर में आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं, जबकि मैक्स साकेत और मैक्स पटपड़गंज, बत्रा हॉस्पिटल, फोर्टिस वसंत कुंज और बीएल कपूर हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों में वेंटिलेटर खाली नहीं हैं। हालांकि दिल्ली में कुल 909 आईसीयू बेड्स में से अभी 346 खाली हैं और 1218 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू में से 683 खाली हैं, लेकिन बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इनकी किल्लत चल रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली से बाहर के लोग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, जिसके चलते ये समस्या आ रही है। दिल्ली के अंदर 14,000 बेड हैं जो इसके लिए रखे गए कोविड के लिए, उसमें से 70% से ज्यादा अभी भी खाली हैं। जब हमने कुछ हॉस्पिटल का पता किया था, 5-6 जिन हॉस्पिटल की ज्यादा डिमांड है, उनमें 70% 80% लोग पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में पर आपके पास जगह की दिक्कत नहीं है,
केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई पूछते हुए जाते सत्येंद्र जैन कहाँ पे एडमिट हुए थे, फिर वहीं एडमिट होना है, तो ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की स्थिति अभी तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं और अगर रफ्तार यही बनी रही तो आने वाले समय में समस्या हो सकती है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जीडीपी के आंकड़े आने के बाद सरकार की तरफ से चुप्पी सी है। कांग्रेस हमलावर हो रही है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जीडीपी -24% होने से आम आदमी की आय में सालाना 14,900 रुपए की कमी आ जाएगी। यही नहीं, नौकरी जाने के कारण अब तक 80 लाख लोगों ने अपने पेंशन फंड से 30,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपना वीडियो ब्लॉग जारी किया था और कहा कि तालाबंदी का कनेक्शन नोटबंदी के पीछे की नीयत से है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अब चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर कोरोना से सतर्क रहने के उपायों को समझाने के लिए दीवारों पर चित्र बनाए जा रहे हैं।
90% लोग तो अब रोड पे आ गए हैं वकील। अब 10% ही कुछ केसेज आ रहे हैं उन लोगों के पास जो रिनाउंड फिगर हैं, उसके अलावा तो तमाम लोग रोड पे ही हैं। जब कोविड-19 के इस महामारी में भी यदि हो सकती है इलेक्शन, तो फिर हाईकोर्ट क्यों नहीं खुल सकती है फिस्टल से? मेरा मूल क्वेश्चन यही है। बिहार भर के सारे वकील, या जूनियर हों या सीनियर हों, सभी को तकलीफ काफ़ी हुई है, कठिनाई, आर्थिक कठिनाई काफ़ी हुई है, और उससे काफ़ी न बिहार सरकार कुछ मदद की है, न भारत सरकार कुछ मदद की है अभी तक। सरकार से कुछ भी राहत नहीं मिल रहा है कि जो नए एडवोकेट है उनको भी कुछ दिया जाए ताकि वो भी आगे चल सके, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन अब बंद करने का और दूसरी तरफ मूव ऑन करने का सोच रहा है। हमारा जो बार है वो भी एडवोकेट के साथ नहीं खड़ा है, ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। बीमारी तो आएगा ही, अब बीमारी जाएगा ही, उसकी व्यवस्था सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है। बाकी हम लोगों को जो काम करना है वो तो करेंगे, न्यायालय का जो काम करना है वो करेंगे। फिजिकल काम में जब तक लगी फिजिकल काम नहीं होगा, न्यायालय का काम हमेशा बाधित रहेगा। सिविल कोर्ट का सिविल प्रोसीड्योर का काम तो बिल्कुल नगण्य हो गया, कभी कुछ होया ही नहीं। वर्चुअल में तो ऐसा है कि लिंक फेल, कोई इंटरनेट सेवा भी मजबूती से काम नहीं करती, जिसके चलते सभी बेल में बड़ा परेशानी होता है। और इस परेशानी के चलते मैंने बहुत क्लाइंट के साथ बड़ा अजीब तरह का बात है। और ऐसे स्थिति में हम लोग आर्थिक स्थिति से लोग तो गुजर ही रहे हैं, मैंने परेशानी तो भरपूर है। पूरा जुडिशियरी जो है पंगु हो गया है, यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता है। उसके कारण है कि एडवोकेट जो है सैलरी युक्त व्यक्ति नहीं होता है, और जो है जजेज और क्लर्क और पेशकार लोग जो है पूरा सैलरी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उनका अपना आधा घंटा काम किए घरे अपना सो रहे थे। लेकिन हम लोगों को जो है भारी दिक्कत हुआ है। एडवोकेट को जो है जितना इस बार आज़ादी के बाद जितना तंग हुआ है, उतना कभी जो है एडवोकेट जो है तंग नहीं हुआ। बिहार ही नहीं, देश के वकील बहुत परेशान रहे, मगर उनकी सुध किसी ने नहीं ली। आप जानते हैं कि सफाई के मामले में पटना भारत का सबसे गंदा शहर है, लेकिन इस गंदे शहर में भी कई चीज़ें देखने लायक है, जैसे पटना किला। पटना सिटी के इलाके में जाएं तो वैसे भी आपको ख़जाना मिलेगा, देखने की कई सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर पटना किला में कभी भी गोलीबारी होने का अंदेशा है, और इस अंदेशे के कारण वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, जिसे पटना के लोग जालान हाउस के नाम से जानते हैं। हमारा परिवार का मामला है ये, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, सब लोग हैं। प्रॉपर्टी का मामला है, हम जानते हैं जायदाद के बंटवारे का मामला है, और सारी बातें कोर्ट में चल रही हैं। कौन सही है कौन गलत है वो कोर्ट फैसला करेगा, वो आपके और मेरे फैसला करने के लिए नहीं है, और जो कोर्ट का आदेश होगा हम सबको मानना पड़ेगा। पहली बार मैंने देखा है कि मेरे घर के लोग इतने दहशत में आ गए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सिविल होनी चाहिए अब मुड़ के क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है। यह है जालान परिवार का किला हाउस। पटना आने वाले कई वीआईपी, जिसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं, यहाँ का निजी संग्रहालय देखना नहीं भूलते थे। लेकिन 25 अगस्त को यहाँ असामाजिक तत्वों को पारिवारिक विवाद में बाहर से लाया गया, और उसके बाद तनाव का यह आलम है कि प्रशासन को पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ये पारिवारिक विवाद तो चल ही रहा है, सिविल कोर्ट में सिविल मैटर पेंडिंग है, इसका फैसला होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं शायद इनको इसका हिस्सा ही नहीं मिलने वाला है इसमें, सिविल मैटर को अगर सुलझा लें तो। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ये अभी से नहीं ला रहे हैं, बहुत सालों से ला रहे हैं, बहुत सालों से हम लोग झेल रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में ऐसा माहौल बनाया गया है कि वो सब चीज़ों के लिए दोषी हैं, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित है। यह बिल्कुल गलत बात है। सारे सीसीटीवी फुटेज फर्जी और एडिटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हमने सरकार से और पुलिस से मांग किया है कि सारे सीसीटीवी फुटेज को एफएसएल से जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो सके। फिलहाल इस पूरे परिसर में तनाव का माहौल है, और शायद जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक भाई भाई के खून के प्यासे बने रहेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद भी अभी भी लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि कोरोना से सतर्क कैसे रहें, सामाजिक दूरी कैसे रखें, हाथ की सफाई क्यों करें, क्यों नहीं करें और मास्क क्यों अनिवार्य रूप से लगाएं। शरद की रिपोर्ट देखिए। अब मेट्रो स्टेशन पर एंट्री से पहले मैनुअल थर्मल स्कैनिंग होगी और हाथ सैनिटाइज करने होंगे। कुछ स्टेशन पर इस तरह की मशीन भी लगी होंगी जो आपकी थर्मल स्कैनिंग करेंगी। लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए अब बटन की जगह पैडल होंगे ताकि हाथ सुरक्षित रहें। आपका सामान भी सैनिटाइज होगा। कुछ इस तरह सुरक्षा जांच होगी और फिर आप देह से दूरी के नियम का पालन करते हुए चिन्हित स्थानों पर मेट्रो का इंतजार कर सकते हैं। यही नहीं, जब आप मेट्रो ट्रेन में जाएंगे तो एक सीट छोड़कर बैठना होगा। खड़े होते समय भी दूरी का ख्याल रखना होगा। आप जब मेट्रो पे आएं, मास्क जरूर पहन के आएं। जब आप मेट्रो स्टेशन पे आएंगे, पहले चेक कर लीजिए कौन सा मेट्रो स्टेशन एंट्री खुला हुआ है। नॉर्मली स्टेशन पे हमारे पास 4-5 एंट्री हैं, एक एंट्री हम खोलेंगे। इंटरचेंज स्टेशन पे हो सकता है 2 एंट्री भी खुले रहें। हमारा लिस्ट अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे, तो उस पर चेक कर लीजिए कि कौन सा मेट्रो एंट्री खुला होगा। और एक दूसरे से 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करिए, सो दैट प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा और उससे इन्फेक्शन भी नहीं स्प्रेड होगा। हर एक ट्रिप के बाद मेट्रो को सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रा केवल मेट्रो स्मार्ट कार्ड से हो सकेगी। भुगतान भी सिर्फ डिजिटल होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ट्रेन के एसी को मॉडिफाई किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा ताज़ा हवा अंदर आ सके और हर 7 दिन में एसी फिल्टर साफ होंगे। 7 सितंबर को दिल्ली मेट्रो की केवल येलो लाइन शुरू होगी और वो भी सुबह शाम 4-4 घंटा। लेकिन 12 सितंबर से सभी लाइन पर मेट्रो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलेगी। मार्च के बाद पहली बार मेट्रो सितंबर में चलेगी। इसे चलवा तो सरकार रही है, लेकिन ये चलती रहे ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि अगर नियमों का पालन करते रहेंगे तो ज़िंदगी की तरह मेट्रो भी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, वरना हो सकता है सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी पड़े। दिल्ली मेट्रो से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिल्कुल, अगर आप ढंग से मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ साफ नहीं रखेंगे, दूरी नहीं बनाएंगे तो खुद को ही खतरे में डालेंगे। और अब राजनीतिक खबरें। मध्य प्रदेश में एक किसान की खुदकुशी की वजह बीमारी बताने के मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए कहा कि आपके मंत्रियों के बयानों पर शर्म आती है। किसान जब जनता का पेट भरता है तो आप उसको भगवान कहते हैं और जब आत्महत्या करता है तो पागल कहते हैं। हालांकि मंत्री भूपेंद्र सिंह साफ कर चुके हैं कि उन्होंने किसान के बेटे के हवाले से बीमारी को खुदकुशी की वजह बताया था। उनका कहना है कि कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गुरुवार को बाराबंकी में यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब वो किसानों से मिलने के लिए अयोध्या जा रहे थे। ये किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के तौर पर औने पौने दाम दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन बहुत ही कम दाम पर खरीद रही है और इस मामले में लोगों के हिसाब से भेदभाव भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अघोषित इमरजेंसी लगाकर किसानों, बुनकरों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में साझीदार जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली का अपनी ही सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। वो देर रात तलवाड़ी के एक गांव में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा और उनके निशाने पर बिजली महकमा रहा। वो बोले कि बिजली महकमे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के लोग रिश्वत लेकर फर्जी कनेक्शन देते हैं।
निहाल किदवई की बेंगलुरु से ये रिपोर्ट बेहद ज़रूरी है। भारत में सिले सिलाए कपड़ों के कारोबार में उत्पादन में 20% हिस्सेदारी कर्नाटक की है, लेकिन निहाल किदवई बता रहे हैं कि तालाबंदी, नोटबंदी और जीएसटी के कारण वहां की गारमेंट फैक्ट्रियां बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं और इस कारण 1.5 से 2 लाख लोगों का काम छिन गया है। संपत कुमार की इस फैक्ट्री में कुछ महीने पहले तक लगभग 800 लोग काम करते थे। आज का हाल खुद देख लीजिए। जहां ब्रांडेड कपड़े तैयार होते थे, आज यहां उन सभी ऑर्डर्स को लिया जा रहा है जिनसे यहां रखी मशीनों को जंग लगने से बचाया जा सके। कनकपुरा रोड पर ही 70 से 80 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। यहाँ 15 से 20 के आसपास काम कर रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा, क्या करें? कपड़ा उद्योग भी संकट में है। बाजार में कपड़ों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो ग्राहकों की। मांग कम हुई है, ऐसे में गारमेंट फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं। नतीजा, लाखों मजदूर सड़क पर आ गए। ये तस्वीर 2016 की है, जब गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आंदोलन पर उतर आए थे एक अफवाह की वजह से कि ईपीएफ के नियमों में बदलाव लाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख मजदूर इस सेक्टर में काम करते थे, लेकिन अब इनमें से आधे की नौकरी जा चुकी है। पहले नोटबंदी और जीएसटी से लड़खड़ाया ये उद्योग महामारी की वजह से बैसाखी पर आ गया है। तकरीबन 40% के आसपास मजदूरों की नौकरी चली गई है। फैक्ट्री के मालिक कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि इनके सामने रोजगार के लाले पड़ गए हैं। इनमें से कुछ लोग अब कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के मालिक करें भी तो क्या करें? एक तरफ उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनें जंग खा रही हैं। यानी ये भी दोहरी मार के शिकार हैं और सरकार की चुप्पी और लाचारी इन्हें बेबस कर रही है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो ये हालत है, न जाने इस तरह की स्थिति कितने सेक्टर में है। कोरोना के कारण, सामाजिक दूरी और खुद भी संक्रमित होने के कारण, और अब मीडिया घरानों में जिस तरह से रिपोर्टिंग की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, उस कारण भी आप इस तरह की सच्चाइयों को नहीं देख पा रहे हैं कि देश में इस वक्त क्या हो रहा है। भाषण हो रहा है तो देखिए भाषण। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।